हेलो, सभी को नमस्कार। मैं के शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ के क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो हमारा ज्यामिति चल रहा था और ज्यामिति में अब हम आगे की बात करेंगे। ध्यान से समझिए भी क्या है मामला। ठीक है, सभी स्टूडेंटों से निवेदन है कि पहले क्लास 1 से लेकर के 8 तक कंप्लीटली पढ़ लेंगे, उसके बाद 9th पे जाएंगे। ये नहीं कि आप पहली पढ़ी दूसरी पढ़ी उसके बाद डायरेक्ट 9वीं क्लास यानी इस पे आ गए। ठीक है, सीक्वेंस से पढ़े, स्पीड बढ़ा के ना पढ़े, आराम से पढ़े, तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए भाई, आज हम नया पढ़ेंगे। और आपको पता है कि पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र वाली चीजें। फिर उनकी पोजीशन, केंद्रों की स्थिति के बारे में मैंने बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, वो बताया था, सॉरी, क्या नाम से उसको क्या कहते हैं, समबाहुभुज, मतलब बहुभुज। तो बहुभुज और समबहुभुज के क्वेश्चंस जो थे वो कराए थे। ठीक है, और उसको पढ़ाया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी के अच्छे समझ में आया होगा। अच्छा, कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस अगर समझ में नहीं आया हो उसके, तो कोई बात नहीं, स्किप कर देना। जितना समझ में आए पर्याप्त है। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा ही बहुत अच्छा लेवल का कराया उसको। अब हम आज स्टार्ट करेंगे नई नई चीज। और उस चीज का जो नाम है वो है, आप स्टार्ट करेंगे थोड़ा बहुत, वो करेंगे क्या, व्रत। व्रत पढ़ेंगे। और व्रत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्किल। सर्किल पढ़ेंगे भाई, व्रत। अब थोड़ा समझना भाई, सर्किल व्रत क्या है मामला। देखो, ये जो सर्किल व्रत जो है, हम दो चैप्टरों में पढ़ते हैं इसको। एक तो पढ़ते हैं हम एरिया में, क्षेत्रफल में। दूसरा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में इसके उपयोग अलग हैं और क्षेत्रफल में अलग है। हालांकि ज्यामिति के कुछ कंसेप्ट क्षेत्रफल में उपयोग होते हैं, ये तो आपको पता होगा। इसीलिए मैंने क्षेत्रफल में कुछ चीजें छुड़वा दी हैं, क्योंकि उसमें ज्यामिति इंक्लूडेड थी। ठीक है, तो वो अब ज्यामिति पढ़ने के बाद अब उसको करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो एरिया में सिर्फ उसके, यानी कि जो व्रत है, ऐसे व्रत होता है, इसकी पैरामीटर यानी कि इसकी परिधि और इसके अंदर का जो एरिया है, ये इसकी ही हम व्याख्या करते थे, या इसके क्वेश्चन जो होते थे वो सॉल्व करते थे। लेकिन ज्यामिति में इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसके कौन कौन से नियम, कायदे, कानून है। ठीक है, तो आराम से समझना। ठीक है भाई, अब देखो भाई, बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ आराम से। सर्किल, देखो सर्किल किसे कहते हैं सर, वृत्त। किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। ठीक है, समझना, जैसे क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान समझना। ये कोई बिंदु है और यहाँ से समान दूरी पर, यानी कि यहाँ से ये दूरी है और यहाँ से एक बिंदु और है। आ गई बात समझ में। अब इस बिंदु को आप ऐसे घुमाओ चारों तरफ, यानी कि ये बिंदु है, ये एक दूसरा बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये फिर ये आगे, फिर ये आगे, ऐसे। और इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये ऐसी व्यवस्था बढ़ जाएगी। तो ऐसे चलता 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 ये बिंदुओं का बिंदु पथ हो गया। क्या आप समझ पा रहे हैं बातों को। ये व्रत हो गया। ये जो है, ये मैं बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये क्या है। केंद्रक या केंद्र बोलूं, केवल बताओ सर। मैं इसको केवल केंद्र बोलूंगा। ये केंद्र है, सेंटर है। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को क्या कहते हैं। हालांकि मैं क्षेत्रफल जब मैंने पढ़ाया था बता दी सारी चीजें, लेकिन फिर बता देता हूँ। इसको कहते हैं बाउंड्री या परिधि कहते हैं, इसे परिधि। इसे परिधि कहा जाता है, इसे परिमाप कहा जाता है, परिमाप भी कह देते हैं, इसे परिमिति भी कह देते हैं, परिमिति, या इसे पैरामीटर इंग्लिश में बोल देते हैं। और इसको देसी भाषा में हम क्या कह देते हैं, बाउंड्री। क्या बोल देते हैं, बाउंड्री। कई बच्चे कहेंगे सर ये तो परिमाप तो नहीं कहते इसको, परिमाप नहीं कहते इसको। फिर मैं कहूँगा भाई क्या कहते हैं फिर, परिमाप अगर नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं। सुनो मेरी बात, होता ये परिमाप है किसी भी चीज की जो बाहरी बाउंड्री होती है। जैसे कि ये मैंने व्रत ये बना दिया, मैंने आयत बना दिया, तो इसके लिए हम क्या यूज में लेंगे, ये सर ये इसकी परिधि है, परिधि।
ये परिधि है और इस परिधि को ही हम परिमाप कह देते हैं। अब ध्यान रखना, चतुर्भुज और त्रिभुज की चीजें जो होती है उसमें इस बाउंड्री या परिधि को हम एक स्पेशली नाम देते हैं जिसका नाम है परिमाप। और इसी को अगर मैं वृत्त बना दूं ऐसे, तो ये जो परिधि है इसे हम स्पेशली नाम देते हैं परिधि कहते हैं। बाकी परीक्षा में ये और ये आ जाए तो इसका मतलब एक ही होता है भाई, ये ध्यान रखना कहीं तुम सोचो, ठीक है। बात एक ही है सबकी, ठीक है। और सुनिए थोड़ा समझिए भाई क्या है। ये परिधि हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है इसे त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिज्या। और आपको पता है कि त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। और रेडियस कहने के कारण ही इसे त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? आर से। और परिधि को किससे डिनोट करेंगे भाई? परिधि को डिनोट करेंगे किससे? 2 पाई आर से। 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। परिधि को किससे डिनोट करते हैं? 2 पाई आर से। और इसका जो अंदर का जो एरिया है, क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसे डिनोट करते हैं किससे? पाई आर स्क्वायर से। आपको पता है परिधि 1 डायमेंशन होता है, इसलिए इसमें देखो आर के ऊपर एक ही घात आ रही है। और त्रिज्या भी 1 डायमेंशन, इसलिए देखो आर के ऊपर एक घात आ रही है। लेकिन क्षेत्रफल 2D होता है, तो इसलिए देखो स्क्वायर आ रहा है। ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल में हमेशा 2 चीज आएगी, यानी कि स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्षेत्रफल में 2 चीज आती है, ध्यान रखना। कई बच्चे याद करने में जब क्षेत्रफल का पूछते हैं तो स्क्वायर नहीं लगाते, तो ध्यान रखना स्क्वायर क्षेत्रफल में बनता है। और ये जो चीज है ये है 1 डायमेंशन, तो इसमें एक घात बनेगी। चलो ये टॉपिक इसका नहीं है, ये तो क्षेत्रफल का है, इसमें ज़्यादा वो नहीं करेंगे हम। इतना तो आता होगा शायद आपको। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है मामला, अब इसके कुछ नियम कायदे कानून पढ़ेंगे हम, ध्यान से समझना। हालांकि ये सारी जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा जिग जैग तरीके से, ठीक है। इसको लिखने का प्रयास मत करना, क्योंकि ये सारी चीज़ लिखी हुई है आपके किताब वाली नोट्स में आगे पेज, ठीक है। ये है बात। अब देखो भाई, अब ध्यान से समझना भाई क्या है मामला। व्रत की हम बात कर रहे थे, जैसे कि ये व्रत है, ध्यान समझना, ये व्रत है। ये क्या है? व्रत है सर, ठीक है। अब यहां से एक चीज समझना थोड़ा सा, केंद्र से परिधि तक की दूरी को तो क्या कहते हैं सर? त्रिज्या, आर कहते हैं। और अगर इधर आर है तो मैं इसको यहां से इधर भी तो मिला सकता हूं ऐसे, तो ये भी तो आर हो जाएगी। और इसमें आप ये कह देते हैं क्या कि सर इधर आर है और इधर आर है, यानी कि ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि सर व्यास कितना है, डायमीटर जिसे कहते हैं, ठीक है, व्यास, तो व्यास कितना होगा? आर और आर को जोड़ेंगे तो 2r आएगा भाई, व्यास 2r हो जाएगा। और कई बार मैं पूछ लेता हूँ स्टूडेंटों से कि भाई व्यास किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट बिल्कुल निसंकोच होकर के कह देता है क्या कि सर त्रिज्या के दुगने को व्यास कहते हैं। बिल्कुल ही आपका गलत आंसर होगा, कहते नहीं, होता है, ध्यान रखना। क्या होता है, मैं क्या कह रहा हूँ, व्यास जो है, व्यास, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का डबल। त्रिज्या को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं वो होता है, कहते नहीं है, होता है। कहते किसे हैं उसके लिए एक चीज समझेंगे, क्या है मामला समझना। एक शब्द का प्रयोग करूंगा मैं यहां पर जिसका नाम है जीवा। क्या है शब्द का नाम? जीवा। जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड बोलते हैं। देखो ये इंग्लिश के कुछ शब्द जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूं उसको तो रट ही लेना भाई, ठीक है ना। कॉर्ड, इसको मैं जब छोटा था तो इसको चौरड चौरड बोलता था, CHORD चौरड, लेकिन इसको सही शुद्ध उच्चारण इसका कॉर्ड होता है, ठीक है। तो जीवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्ड। और जीवा किसे कहते हैं थोड़ा समझना। ये देखो ये व्रत है, ध्यान से समझना। अब देख लो तुम मैं किस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल 0 लेवल कह रहे हैं। व्रत है, इस व्रत की परिधि जो है सर इसमें कितनी बिंदु हैं ये बताओ आप। तो शुरुआत में मैंने देखो ये कहा था, ये देखो ये कहा था, देखो ये बिंदु 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 से बिंदुपति तो था, यानी कि यहाँ पर व्रत में एक बिंदु नहीं है, बहुत सारे बिंदु हैं। देखो एक बिंदु, फिर दूसरा इसके बगल में, फिर तीसरा, ऐसे इसमें तो बहुत सारे बिंदु हैं। तो मैं ये कहूँ कि व्रत की परिधि पर कितने बिंदु होते हैं, तो आप कहेंगे सर अनंत,
अनंत यानी किसी इसका जिसका कोई अंत नहीं हो वो अनंत होता है, ठीक है। अब समझना, एक बिंदु मैंने इधर से ले लिया थोड़ी देर के लिए, ये बिंदु ले लिया इधर से, और एक बिंदु मैंने इधर से ले लिया। वृत्त की परिधि पर दो बिंदु ले लिए, और वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ ये बिंदु, समझ रहे हैं? वृत्त की परिधि पर दो बिंदु जो हैं इनको मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ये ध्यान रखना। जैसे मैं और दूसरा उदाहरण देता हूँ, सर ये क्या है? ये जीवा है। मैंने एक बिंदु ये ले लिया, दूसरा बिंदु मैंने ये ले लिया, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भी एक जीवा है, ध्यान रखना। सर एक बिंदु मैंने ये ले लिया, एक बिंदु मैंने ये ले लिया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये भी एक क्या है? जीवा है। एक बिंदु सर ये ले लिया हमने, और एक बिंदु मैंने यहीं ले लिया इधर की साइड, और इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भी एक जीवा है। छोटी सी ध्यान रखना, एक बिंदु मैंने ये ले लिया, मान लो ये खुद ही, और एक बिंदु मैंने ये ले लिया, ये भी जीवा है। यहाँ से मिलाएंगे ये भी जीवा है, यहाँ से लेकर के यहाँ अगर मिलाएंगे तो ये भी क्या है? जीवा है, ध्यान रखना। तो आप समझ गए होंगे कि जब बिंदु ही बहुत सारे हैं, अंत ही नहीं है, तो कितनी जीवाएं खींच सकते हैं आप बताओ? सर जीवा भी हम बहुत सारी खींच सकते हैं, यानी कि इनका कोई अंत ही नहीं है, बहुत सारी अनंत जीवा होती हैं। तो प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि किसी वृत्त में कितनी जीवाएं आप खींच सकते हैं, कितनी जीवा हो सकती है, तो आपका आंसर रहेगा सर कोई अंत नहीं है, अनंत है। क्या आप समझ गए मेरी बात को? हाँ या ना? तो ये जीवा थी। अब थोड़ा समझना, ये वृत्त है और ये वृत्त का सेंटर मतलब केंद्र है। अब मैंने क्या किया, ये बिंदु लिया एक तो, और एक बिंदु ये लिया, मान लीजिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सर जीवा कहते हैं। मैंने कहा सर इस जीवा को थोड़ा सा इधर लो, यानी कि एक बिंदु तो मैंने इधर ले लिया और एक बिंदु मैंने इधर ले लिया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? सर जीवा कहेंगे। और अगर ये जीवा केंद्र से होकर के गुजरे, नोट करना पॉइंट, केंद्र से होकर गुजर रही है, पहले वाली इधर होके थी, हालांकि ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ऐसे गुजारेंगे वो भी जीवा है, ऐसे गुजारेंगे वो भी जीवा है, लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर के गुजर रही है ये स्पेशल है, और ये जो स्पेशल है इसे ही व्यास कहते हैं। तो व्यास की परिभाषा अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरे उसे व्यास कहेंगे। ये परिभाषा है व्यास की। आ गई होगी बात समझ में? व्यास की परिभाषा क्या लिखेंगे बताओ? व्यास की परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? ऐसी जीवा, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर के गुजरे, केंद्र से होकर गुजरे, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे। अब एक चीज पॉइंट और करना, आप ध्यान से समझना, मैं यहाँ रफली बता रहा हूँ, सारी चीज किताबें नोट्स में लिखी हुई हैं, आप इसको लिखने का प्रयास ना करें, ठीक है? अब थोड़ा समझना, मैं ये कहूँ, जैसे मैं यहीं पर बता देता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना भाई क्या है मामला। देखो देखो ये व्रत है। अब मुझे बताओ, इस व्रत में जैसे कि आपने बचपन में खूब खेल खेले होंगे, साइकिल का टायर, मोटरसाइकिल का टायर, जिसको एक डंडी से लेकर के ऐसे गली मोहल्ले में खूब पाँट करता भगाया होगा आपने, साइकिल का टायर है। और थोड़ा समझना, थोड़ा खेल खेलते हैं। इस साइकिल के टायर में हम, जो कई बार टायर बिल्कुल मुलायम हो जाता था, गर्मियों के दिन में वो बिल्कुल ललक जाता था, तो उसके बीच में हम डंडी लगा देते थे, ताड़ी बना देते थे, समझ रहे हैं? तो वो चीज़ अब हम कर रहे हैं। जैसे ये व्रत है, इस व्रत में मैं डंडी पो रहा हूँ, डंडी का मतलब समझते हैं, लकड़ी की एक छड़ी, मतलब एक तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ये लगा दी मैंने, मान लो ये जीवाई है, और एक मैंने यहाँ से ये पो दी, या यहाँ से लेकर यहाँ ये पो दी, मान लो ये व्रत का केंद्र है, ध्यान रखना। तो ये केंद्र से होकर के मैंने ये ये कर दी मैंने, ये ठीक है, ये भी जीवाई है। अब थोड़ा समझना, या फिर मैं दूसरी तरीके से बता दूं, यहाँ से थोड़ा समझना, जैसे कि यहाँ से ये एक क्या थी ये बताओ? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा, और इससे बड़ी अगर मैं ऊपर ऐसे खींचूंगा, यहाँ ये भी क्या है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा है।
लेकिन आपको पता है कि ये डंडी से बड़ी ये डंडी है, और फिर यहाँ से इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये भी क्या है, जीवा है। यहाँ पर केंद्र है, यहाँ पर क्या है, केंद्र है। और केंद्र से अगर कोई जीवा को मैं गुजारूं, ध्यान रखना दो बिंदु हैं परिधि पर, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर केंद्र से होकर के गुजरती है, उसे भी जीवा ही कहते हैं। और इसके बाद ऊपर यहाँ पर ये डंडी यानी कि ये भी एक जीवा ही है, ध्यान समझना, और ये भी एक जीवा है, ध्यान समझना। आ गई बात समझ में? अब मुझे ये बताओ ये कितनी डंडी है, 1 2 3 4 5 और 6 डंडी मैंने लगा दी ऐसे, एक और लगा दो चलो, ये 7 लगा दी, ठीक है। इन सभी को जीवा कहेंगे, लेकिन इन सब में जो केंद्र से होकर के गुजर रही है इसे हम क्या कह देंगे सर, ये है व्यास। ये व्यास है, लेकिन इससे जीवा भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल जीवा है। क्या मुझे ये बताओ इन सब में सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, सबसे बड़ी डंडी कौन सी है? इन सब में सबसे बड़ी वो है जो केंद्र से होकर गुजर रही है, मतलब ये। तो इसलिए इस व्यास को सबसे बड़ी जीवा कहेंगे भाई, सबसे बड़ी जीवा। तो सबसे बड़ी जीवा को ही क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ध्यान रखना। अब आपके सामने देख लो, देखो ये इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, सबसे बड़ी है, यहाँ तक तो बढ़ता जा रहा था, फिर वापस फिर कम होता जाएगा, छोटा कम होता जाएगा। आ रही होगी बात आपके समझ में? अच्छा, ऐसा चित्र तुमने कहीं और सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में, जहाँ में क्या कहते हैं, ज्योग्राफी मतलब भूगोल में, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। भूगोल में आपने ऐसा चित्र पढ़ा होगा। भूगोल में जब पढ़ाते हैं तो फिर यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि ये तो 0 डिग्री है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा ऊपर की 23.5 डिग्री जो ऊपरी अक्षांश होता है उसे कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश पे होता है उसे कहते हैं मकर रेखा। आ रही बात समझ में? तो 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा, और फिर ये जिसे भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं भाई, ठीक है ना। अब सुनना, इस भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर, मतलब ये वाली पट्टी, और ये 5 डिग्री नीचे ये वाली पट्टी का ये जो एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, इसको क्या कहते हैं? कई बार परीक्षा में पूछा गया है भाई, इस पट्टी को क्या कहते हैं? 5 डिग्री ऊपरी अक्षांश वाला, उत्तरी अक्षांश है 5 डिग्री नीचे, इसको कहा जाता है क्या? डोलड्रम। डोलड्रम, डोलड्रम कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? डोलड्रम। नोट कर लेना भाई इस चीज को, ठीक है, डोलड्रम कहा जाता है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी शायद आपके। चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो भाई क्या है मामला। व्यास के बारे में मैंने आपको बता दिया कि व्यास किसे कहते हैं, एक ऐसी जीवा जो सबसे बड़ी जीवा हो, केंद्र से होकर गुजरे। सबसे बड़ी होगी तभी केंद्र से गुजरेगी, ध्यान रखना, केंद्र से होकर तभी गुजरेगी जब सबसे बड़ी होगी। इसे ही क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे, ठीक है। क्या व्यास को जीवा कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अब प्रश्न बन जाता है कई बार ऐसे, आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या प्रश्न आ जाता है, कथन सही कथन गलत वाला। पहला आ जाएगा क्या? सभी जीवाएं, सभी जीवाएं, सभी जीवाएं व्यास हो सकती हैं। दूसरा कथन आ जाएगा क्या? सभी व्यास, सभी व्यास जीवा हो सकती हैं। बताओ भाई, कथन कौन सा गलत है, कौन सा सही है? सभी जीवाएं, सभी जीवाएं का मतलब ये जीवा है क्या? ये व्यास है, बिल्कुल है, लेकिन मैं अगर नीचे यहाँ खींचूंगा ये भी तो जीवा है, लेकिन ये व्यास नहीं है। तो सभी जीवाएं व्यास हो, इट नॉट क्या कहते हैं, इट नॉट नेसेसरी, ठीक है, ये मुमकिन नहीं है। अब फिर ये कह रहे हैं सभी व्यास। अब तुमको सर व्यास तो एक ही होता है, अरे भाई ये व्यास है तो ये भी तो व्यास होगा ना, ऐसे। तो सभी व्यास जीवा होंगी, बिल्कुल होंगी, इट्स ट्रू, ये सही है। तो ये भी कहीं लिख लेना आप ये चीज, ठीक है भाई।
चलो भाई अब आगे चलते हैं। आगे की चीज क्या है? तो इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है मामला, एक चीज मुझे बताओ, देखो ध्यान से समझना। जैसे ये है, ये व्रत है, ठीक है। ये केंद्र है, ध्यान रखना, बना दिया केंद्र। दो बिंदु व्रत की परिधि पर हैं ये, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं सर? जीवा कहते हैं। कह दिया जीवा। अब केंद्र से मैंने इस जीवा पर लंब डाला, ध्यान रखना मैं कह क्या रहा हूं। केंद्र से जीवा पर लंब। अब इतना तो जानते होंगे, लंब का मतलब सीधा सट, मतलब केंद्र से जीवा पर लंब यानी कि सीधा सट ऐसे। और लंब का मतलब ही 90 डिग्री होता है ऐसे। अब सुनो मेरी बात, ज्यामिति हम पढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था। एक चीज आप नोट ही कर लेंगे यहाँ पर, क्या नोट करेंगे कि ज्यामिति में जो दिखता है वो होता है। ज्यामिति में जो दिखता है वो होता है। इस कंसेप्ट से आप देखना आप कितने इजी बना लोगे ज्यामिति को। ज्यामिति में जो चीज दिखती है ना वो होती भी है, ध्यान रखना। अब जैसे यही देख लो आप, केंद्र से जीवा पर क्या डाल दिया आपने? लंब डाल दिया। लंब का मतलब कोण 90 डिग्री डाल दिया। अब आप मुझे बताओ कि लंब डालेंगे तो 90 डिग्री दिखता है, नहीं दिखता है? तो दिखता है, तो होता है भी है, देखो 90 डिग्री होता है। फिर एक चीज मुझे बताओ, यहाँ इस जीवा के दो टुकड़े हो गए। इस जीवा के कितने टुकड़े हो गए? दो टुकड़े हो गए। कौन कौन से? एक टुकड़ा तो ये हो गया यहाँ तक, और एक टुकड़ा ये हो गया। मान लो ये पूरी पूरी जो जीवा थी ये थी आपकी 10 सेंटीमीटर। कितनी थी? 18 लिख दी मैंने, तो 18। तो 18, तो आपको क्या लगता है सर ये वाला टुकड़ा तो आधा, इधर वाला तो 9 और इधर वाला भी 9। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल होता है। यानी कि इससे क्या बन गया नियम, लिखने की जरूरत नहीं है, समझो कि किसी वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर अगर हम लंब डाल दें तो वो जीवा को समद्विभाजित करेगी। जीवा को समद्विभाजित का मतलब जो जीवा 18 सेंटीमीटर की है उसे दो भागों में समद्विभाजित, जीवा को जीवा को समद्विभाजित करेगी। समद्विभाजित, सम यानी समान, द्वि का मतलब दो, भाजित मतलब विभाजित करती। देखो 18 है तो 9 9, ये याद होना चाहिए बस। क्लियर है? तो ये एक नियम है, ठीक है। अब आगे चलो, धीरे धीरे अब हम कवर कर रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। अब देखो भाई आगे, अब थोड़ा समझना आगे क्या है मामला। स्पर्श रेखाएं, टचेज लाइन, ठीक है। स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? ध्यान से पढ़ना, आराम से। क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, आराम से पहले समझो क्या है, मतलब थ्योरी पढ़ेंगे पहले, ठीक है ना, फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे। मैंने, ध्यान रखना, मैं पहले ही बता देता हूं, मैंने यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं लिखी है, उभयनिष्ठ की भी चर्चा नहीं की मैंने सिर्फ ये लिखा है स्पर्श रेखाएं, ठीक है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? ये एक व्रत है, और इस व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? स्पर्श रेखा उसे कहता है एक ऐसी लाइन जो किसी व्रत को स्पर्श करे, टच करे। क्या करे? टच। अब ध्यान से समझना सर, ये तो हम जैसे कि मान लो इस व्रत की परिधि पर कितने बिंदु हैं सर? बहुत सारे हैं। जैसे कि एक बिंदु ये ले लिया मैंने व्रत की परिधि पर, और एक बिंदु मैंने मान लो ये ले लिया। इन दोनों बिंदुओं को अगर ऐसे अंदर मिला देंगे वो तो कहलाती है जीवा, ध्यान रखना। लेकिन इस बिंदु पर अगर ऐसे टच करती हुई लाइन खींचे, ऐसे देखो ये खींच दी, इस बिंदु पर टच करती हुई लाइन अगर खींचते हैं ऐसे, तो इस वाली लाइन को क्या कहेंगे? इस वाली लाइन को ही कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। क्या आप समझ पा रहे हैं? किसी बिंदु पर टच लाइन खींच रहे हैं ऐसे, इसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए, ठीक है।
अब समझना भाई, सर ये स्पर्श लाइन है, बिल्कुल है, तो सर ये भी तो फिर इस पे भी तो खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा है ये भी। सर ये बिंदु मैं यहाँ ले लूँ तो बिल्कुल खींच सकते हैं, इस पे भी ये भी स्पर्श रेखा है। तो सर इसमें कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं भाई, जितने बिंदु हैं। बोले सर बिंदु तो अनंत हैं, तो अनंत ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी कि ये बिंदु ले लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, थोड़ा दूसरा कलर से, ये देखो ये, इस बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो ये लो स्पर्श रेखा। थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा यहाँ ले लिया तो स्पर्श रेखा, सर ये रही स्पर्श रेखा। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत सारी, यानी कि यहाँ ले लिया तो ये रही स्पर्श रेखा, यहाँ लिया तो ये रही स्पर्श रेखा, यहाँ ले लिया तो ये रही स्पर्श रेखा। तो किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं आप, तो आपका आंसर रहेगा सर बहुत सारे बिंदु होते हैं अनंत, और उन प्रत्येक बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या अनंत होगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया भाई, आराम से पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये था, ये पहला पॉइंट हो चुका है, मतलब इसी में स्पर्श रेखा में। अब दूसरा पॉइंट समझिए क्या है मामला। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे ये व्रत है, ठीक है, व्रत को हम यहाँ चित्र से भी ले सकते हैं 2D में। ये देखो दूसरा भी आ गया, ठीक है, ये व्रत है, दिख रहा होगा सबको। अब देखो भाई, समझिए भाई क्या है मामला। अब इस व्रत पे मुझे क्या करना था, क्या बताना था, हाँ अब देखो स्पर्श रेखा, इस पर मैंने क्या किया, स्पर्श रेखा खींच दी, ध्यान समझना। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस बिंदु पर मैंने, या फिर यहाँ ले लिया मैंने, ये बिंदु है व्रत की परिधि पर, इस परिधि पर मैंने ये थोड़ी सी यहाँ पर मैंने खींच दी, क्या स्पर्श रेखा। ये देखो भाई, ये स्पर्श रेखा खींच दी, क्लियर दिख रहा होगा सबको। अब यहाँ पर केंद्र है, केंद्र हो गया। अब ध्यान समझना, ध्यान से समझना भाई, ये है केंद्र और ये है स्पर्श बिंदु, टच पॉइंट। और इस केंद्र से अगर इस टचिंग पॉइंट को मिला दें, ऐसे मिला दिया, तो मैंने एक ही पॉइंट लिखाया था पिछली विश में कि जो दिखता है वो होता है। ध्यान रखना, आपको क्या दिख रहा है कि ये कितना डिग्री का कोण है, तो आप कहेंगे सर ये 90 डिग्री का दिख रहा है। ध्यान रखना, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। जो दिखता है वो होता है, ये ध्यान रखना 90 डिग्री। थोड़ा ध्यान देखना, मैंने अभी अभी जो बताया था वो ये बताया था, कौन सा बताया था, वो ये बताया था मैंने, क्या ध्यान समझना, क्या वो मैंने ये बताया था कि किसी बिंदु से, ये बिंदु हो गया और ये हो गई जीवा, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये जीवा हो गई बेटा, ये जीवा थी, ये स्पर्श रेखा है। ध्यान रखना, अंतर स्पष्ट करा रहा हूं। और इस केंद्र से जीवा पर अगर लंब डालेंगे तो वो भी मैंने 90 डिग्री बताया था। और अगर इसको ऐसे थोड़ा नीचे कर देंगे, ये वृत्त की बिंदु पे यहाँ स्पर्श रेखा कहलाएगी, ये स्पर्श रेखा है, लेकिन इसको भी केंद्र से अगर लंब डालेंगे ऐसे, या उस बिंदु से मिलाएंगे, तो वो 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो दोनों में अंतर स्पष्ट कर लेना भाई, ये जीवा पर लंब है और ये स्पर्श रेखा के उस बिंदु को मिलाते हैं तो 90 डिग्री है, लेकिन दोनों में है 90 डिग्री, ध्यान रखना। लेकिन आप ये कहें सर कि इसमें ये दोनों टुकड़े बराबर बराबर होते थे, कौन कौन से, अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर की ये डंडी, 5 की ये, पूरा 10 हो जाएगा, 5 5। क्या सर ऐसा इसमें भी होगा, ये अगर पूरा 10 है तो 5 इधर 5 इधर। बेटा पहली बात तो तब होगा ना जब हमको ये पता हो। आप कैसे कह सकते हैं कि ये यहीं तक है, ये क्या पता और आगे तक जा रही हो, इधर भी इसका कोई अंत ही नहीं है, सिग्नल तोड़ ताड़ के बोर्ड कोई पार कर जाए, तो इनका कोई अंत नहीं है। आ रही बात समझ में, हाँ इधर इधर बराबर अगर है तो फिर हाँ बराबर होगी, ध्यान रखना। क्लियर है, ये चीज़ हो गई होगी समझ में, ये भी आगे होगी बात। तो कहने का मतलब ये है क्या, थोड़ा वापस से समझो, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि किसी वृत्त पर अगर मैं स्पर्श रेखाएं, यानी कि किसी बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दी मैंने, और उसको केंद्र से अगर उस स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे, ये मिला दिया मैंने, तो ये जो कोण बनेगा इधर 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि पूरा 180 होता है तो इधर भी 90 हो जाएगा, 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर। और ऐसा यही नहीं, कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींच दो आप, यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर भी इसको मिलाएंगे तो कोण 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। इधर खींचेंगे इधर भी आपका कितना डिग्री, 90 डिग्री। इधर खींचेंगे तो आप समझ गए होंगे भाई क्या शिक्षा मिली, शिक्षा ये मिली
इस वाली को मैं इधर लिख देता हूँ, शिक्षा को। शिक्षा ये मिली कि स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कौन सा, ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने पर 90 डिग्री कौन बनता है? कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री। आ गई होगी बात आपके समझ में? चलो भाई अब आगे चलते हैं। थोड़ा समझना यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं ऐसे एक त्रिभुज बना दूं, ये वृत्त की त्रिज्या है, ध्यान रखना, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, तो ये एक प्रकार से त्रिभुज बन गया। और इधर ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये त्रिज्या, और ये इधर से त्रिभुज बन गया, दो त्रिभुज बन गए। और ये 90 डिग्री, इसका मतलब समकोण त्रिभुज बन गया। ये कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण। और क्षेत्रफल आपने पढ़ रखा है समकोण त्रिभुज, ध्यान रखना, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज इसमें लगेगी। इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये दोनों समकोण त्रिभुज बराबर बराबर होंगे। मान लो ये पूरी जो नीचे की जो जीवा है वो 8 सेंटीमीटर, कितनी है? 8 है। और इसकी ये जो लंब है, लंब की लंबाई वो निकालनी है आपको, त्रिज्या आपको प्रश्न में दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये 5 है। अब मुझे बताओ ये 8 है तो आधा टुकड़ा 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, मैंने बता रखा आधा आधा हो जाएगा भाई, आया ना? आधा आधा हो जाएगा, 4 इधर और 4 इधर, तो 4 तो ये हो गया, ये 4 है, ये कितना है? 5 है। अब ये बताओ कितना होगा? पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, या फिर अगर आपको याद है तो ऐसे कर दो, सर 3 4 5 होता है, समकोण त्रिभुज खूब रटा रखा है आपने ये वाला। ये अगर 3 है, ये 4 है, तो कर्ण कितना? 5। जब 5 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो ये अपने आप 3 हो जाएगा। और ये जो मैंने आपके सामने छोटा सा प्रश्न ये जो कराया है, इसने कम से कम 40-50 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, सिर्फ ये छोटा सा, ये जो मैंने बताया ऐसे, ठीक है। भिन्न भिन्न एग्जामों में इतनी बार आ चुका भाई, ठीक है। अब देखो भाई क्या है, स्पर्श रेखा कैंसर खेल रहे थे हम, स्पर्श रेखा खेल रहे थे यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे थे स्पर्श रेखा, ठीक है। और स्पर्श रेखा में हम पहली चीज क्या पढ़ ली है हमने कि किसी वृत्त, सिंगल वृत्त है, कितनी स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं? सर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं, अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, अब ये भी बताया, डिटेल में बताया। दूसरा मैंने ये बताया, इसको केंद्र से अगर इन स्पर्श बिंदु को मिलाएं तो कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं अगर कंडीशन लगा दूं, क्या कंडीशन लगाऊं? कि सर ये व्रत है, सर ये व्रत है, ठीक है, और इस व्रत पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत कह सकते हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि सर इस व्रत पर जो स्पर्श रेखाएं खींचे वो किसी बाहर किसी बिंदु से खींचे, यानी कि बाहर ये बिंदु है और इस बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींचे तो कितनी खींची जा सकती हैं? कमेंट करके बताएं। तो बच्चा बता देगा छोटा सा, यानी कि एक स्पर्श रेखाएं तो ऐसे खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा आप ऐसे खींच सकते हैं। क्या आपके समझ में आ रही है बात? स्पर्श रेखा आप कहेंगे सर नहीं और भी खींच सकते हैं, सर ये भी तो खींच सकते हैं, इससे स्पर्श रेखा नहीं कहते, ये तो आपने एक तरीके से वृत्त में छेद कर दिया। स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो टच में केवल क्या करे? टच करे, टच कर रहा है, हल्का सा देखो टच कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो ये, तो प्रश्न क्या बना? प्रश्न ये बना कि प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, ये बिल्कुल जिन बच्चों का बिल्कुल ज्यामिति वीक है उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आराम से, नहीं तो मैं अब इसको तुम देखना बहुत, जब भी तो मेरी क्लासें लंबी होती है, कोर्स लंबा होता है, क्योंकि मैं 0 टू हीरो बनाता हूँ, यानी कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आप मतलब गणित ज्यामिति सीख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा देखना आप, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु, देखो वृत्त के अंदर होता तो ये, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से आप कितनी स्पर्श रेखा कह सकते हैं? एक तो ये रही और एक ये रही, दो स्पर्श रेखा कह सकते हैं, तीसरी आप खींच ही नहीं सकते इस बिंदु से, खींच सकते हो तो बता दो, ठीक है। अब इसको कंसेप्ट इसका देखो क्या है, इसमें ये तुमको हल्का सा दिख रहा है लेकिन इसमें मैं इतनी चीजें पढ़ाऊंगा आपको, मत पूछो बात, बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा आप,
लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे आराम से। दो स्पर्श रेखाएं हो गई। अब ये है, इसे कहता हूं मैं, ये जो व्रत है इसे मैं कहता हूं राजस्थान का फेवरेट डिश होती है चूरमा बाटी दाल, इसको कहते हैं बाटी। बाटी जानते होंगे राजस्थान के, अगर आप रहने वाले हैं, राजस्थान के सब जगह चलता है चूरमा बाटी दाल, जिसको कई जगह चूरमी कहते हैं। सवामणियाँ जब करते हैं तो चूरमा बाटी दाल के साथ मिर्च के ट्रिपोलिया बनते हैं, ट्रिपोलिया कहते हैं हमारी साइड, गाँव में इसको ट्रिपोला बोलते हैं। लेकिन सिटी की जो लड़कियां होती हैं, जब उनको जब परोसती हैं तो वो टिपोरे टिपोरे बोलती हैं, टिपोरे टिपोरे टिपोरे। आई बात समझ में? बच्चे बड़े मजा लेते हैं बहुत, मतलब जब ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं एक कोई मतलब ऐसा मैं परोसगारी करवा रहा था एक बार, तो मुझे ये पता नहीं था कि जो लाल गुलाब जामुन होते हैं उन्हें गुलाब जामुन कहते हैं, और जो सफ़ेद होते हैं उन्हें रसगुल्ला कहते हैं। मुझे नहीं थी नॉलेज, तो मैं वो जो लाल वाले थे गुलाब जामुन उनको भी रसगुल्ला ही बोलता था। रसगुल्ले, रसगुल्ले, रसगुल्ले। एक बहन जी जिम रही थी, उसने कहा इधर आओ, मैंने कहा हाँ, ये क्या है? मैंने रसगुल्ले, बोले इसको रसगुल्ले नहीं बोलते, इसको गुलाब जामुन बोलते हैं। मैं इधर उधर देखा, पहले किसी ने सुना तो नहीं है, बेइज्जती तो नहीं होगी। फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ा उससे, फिर मैं बोलने लग गया गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। तो ये चीज़ हंसने के लिए थी। अब देखो इधर, ये बाटी है, और ये जो है ये है चिमटा, टोंग्स, चिमटा। गरम बाटी को अगर आप चिमटे से पकड़ेंगे तो शायद ऐसे ही पकड़ेंगे। देखो बाटी को चिमटे से पकड़ लिया ऐसे, ये बाटी है मान लो, इस बाटी को चिमटे से पकड़ लिया ऐसे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, थोड़ा समझना, आपके घर में जो चिमटा होता है जिसका आप रोटी वोटी बनाते हो, तो चिमटे की जो दो डंडी होती है वो दो डंडी ऐसी होती है शायद, एक तो छोटी होती है और एक बड़ी होती है। ऐसा थोड़ी होता है, दोनों चिमटे की डंडी बराबर होती है। लेकिन आप ये कहेंगे सर हमारे घर में तो एक डंडी छोटी है, टूट गई, वो एक बात अपवाद है। तो चिमटे की दोनों डंडी बराबर होती है, यानी कि यहाँ से ये स्पर्श रेखा खींची ये वाली, और ये स्पर्श रेखा खींची ये वाली, दोनों डंडियां यानी कि स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होंगी? बराबर। अब मुझे बताओ, स्पर्श रेखा देखो का मतलब क्या होता है? यहाँ से लेकर के सिर्फ, स्पर्श रेखा का मतलब देखो, यहाँ से लेकर के सिर्फ इस बिंदु तक ही है, यही है स्पर्श रेखा। और ये स्पर्श बिंदु ये है, यहाँ से लेकर ये स्पर्श रेखा है। इसके आगे की ये स्पर्श रेखा नहीं है, ध्यान रखना। तो सही, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। देखो इधर इधर कोई अंत ही नहीं है। तो जो मैं कह रहा हूँ ना बराबर होती है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होती है, ध्यान रखना। समझ में आ गई? वैसे अगर आप यहाँ तक लेंगे तो भी वो बराबर ही होंगी वैसे तो, लेकिन क्या पता मैं इसको यहीं तक ही लूँ और इसको यहाँ तक लूँ, बात बताइए मैंने। अब बात भी यहाँ तक की, ठीक है। तो चिमटे की दोनों डंडी बराबर होंगी, ये वाली डंडी और ये वाली डंडी। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपके? चिमटे की दोनों डंडी क्या रहेंगी? बराबर। अब चलो भाई आगे चलते हैं। तो ये बात थी सिर्फ स्पर्श रेखा की, ध्यान रखना। मैंने ध्यान रखना, मैं पहले भी मैंने नोट कराई थी बात, मैंने यहाँ सिर्फ स्पर्श रेखा कही है, उभयनिष्ठ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उभयनिष्ठ तो मैं अब इस्तेमाल करूंगा। तो किसी सिंगल व्रत है उस पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और अगर व्रत के बाहर, यानी कि व्रत के बाहर, व्रत के बाहर किसी बिंदु से, किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्लियर है? अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मुझे पता है। आगे चलिए, अब बात करूंगा मैं क्या, एक शब्द लगाऊंगा मैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। उभयनिष्ठ शब्द मैंने अब लगाया, भाई ध्यान रखना कहीं तुम पहले से वो करो, ठीक है। उभयनिष्ठ शब्द जो है संस्कृत भाषा के शब्द से बना है, और ये शब्द दो शब्दों से बना, उभय और निष्ठ। उभय का मतलब होता है दो, और निष्ठ का मतलब होता है विराजमान, या विराजमान का मतलब या होना, विराजमान होना या फिर होना। कहने का मतलब दो का होना, मतलब उभयनिष्ठ शब्द का मतलब अगर डिटेल में हम कहें तो आप ये कहेंगे क्या,
कि सर एक व्रत उभयनिष्ठ, चलो ढंग से बताता हूँ। जैसे कि पहली कंडीशन, इसमें कंडीशन बनेगी बहुत सारी, तो पहली कंडीशन ए ले लेते हैं। पहली कंडीशन कौन सी ले लेते हैं? ए। पहली कंडीशन कौन सी है? ए। ध्यान समझना, पहली कंडीशन कौन सी है? ए। ए में क्या है? एक व्रत पर कितनी उभयनिष्ठ, कितनी स्पर्श रेखा बोले? एक व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा बोले जब, तो आपका आंसर रहेगा अनंत, जो कि अभी अभी मैंने बताया बहुत सारी स्पर्श रेखाएं ऐसे खींच सकते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर वो बोले कि एक व्रत पर कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात करें, तो आपका आंसर रहेगा 0। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दो व्रत, जब जब व्रत, ऐसे प्रश्न भी नहीं बनेगा वैसे तो, है ना, क्योंकि दो व्रत होंगे तभी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनेगी, ठीक है ना। तो इस चीज का आप चिंता ना करें कि दो व्रत में ही पूछेगा, एक व्रत में उभयनिष्ठ बन भी नहीं सकती, और अगर पूछे भी तो आपका आंसर क्या रहेगा? 0, बन ही नहीं सकती। मतलब समझ में आ गई बात? अब देखो भाई, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है, जैसे ये व्रत है, दूसरा व्रत मैं ये बना देता हूँ यहाँ पर, ये छोटा सा, ये लो सब छोटा सा, ये बड़ा हो गया। ये छोटा हो गया, ठीक है। अब देखो इधर, बड़ा व्रत छोटा व्रत, ठीक है। अब समझना, मुझे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचनी है, तो थोड़ा समझना। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसमें कितनी खींच सकते हैं आप? उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। देखो, एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई, एक, हाँ है ना। अरे भाई, दो बड़े, मैंने एक बड़ा एक छोटा इसलिए लिया है कि दोनों व्रत अलग अलग त्रिज्या वाले हैं, मतलब ठीक है, इसलिए एक, मतलब ये दो वो हैं, तो इस पर एक लकड़ी का फंटा तो इधर पटक दिया ऐसे, ऐसे। तो एक स्पर्श रेखा तो ऐसे हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा देखो ये हो गई, ये दूसरी हो गई। ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ क्यों? क्योंकि ये दोनों की स्पर्श रेखा है। ये जो लाइन जो मैं खींच रहा हूँ वो इसी की स्पर्श रेखा नहीं, उसकी भी है, देखो, इसलिए इसको उभयनिष्ठ शब्द दिया। ये वाली भी दोनों की है। और कितनी खींच सकते हैं? तिरछी डाल दो ऐसे, एक ऐसे डाल दो, और नहीं खींच सकती। जब व्रत एक दूसरे के कुछ दूरी पर हो, देखो, व्रत, एक व्रत इधर है, इसका केंद्र यहाँ है, एक व्रत इधर है, दोनों व्रत कुछ दूरी पर है, देखो कुछ दूरी पर है। तो जब दो व्रत दूरी पर हों, कुछ दूरी पर स्थित अगर हैं, आपस में काट नहीं रहे हैं, ना टच कर रहे हैं, दूर दूर हैं, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं आप? तो एक इधर, एक इधर, एक ऐसे, एक ऐसे, इसे कहते हैं कितनी हो गई? 4। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि दो व्रत कुछ दूरी पर अगर आपस में मतलब हैं, मतलब प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, ना टच कर रहे हैं, तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो आपका आंसर रहेगा 4। लेकिन अगर वो ये कहे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इनकी अलग अलग खींचेंगे, तो इसकी भी अनंत, इसकी भी अनंत। लेकिन अगर उभयनिष्ठ शब्द लगा दिया तो 4 आंसर रहेगा, फिक्स है ये। अब हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, इससे अनुस्पर्शी कहते हैं, अनुस्पर्शी, इसे अनुस्पर्शी स्पर्श रेखा कहते हैं भाई। इससे प्रश्न बनेंगे आगे, चिंता मत करो। अब ये अनुस्पर्शी है, तो ये भी अनुस्पर्शी है, ये दोनों एक जैसी तो हैं। और ये जो है इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। तो ये अनुप्रस्थ, तो ये भी अनुप्रस्थ, तो ये जो तिरछी वाली है ये अनुप्रस्थ है, ये अनुस्पर्शी है। आगे डिटेल में व्याख्या करेंगे, इनको ढंग से पढ़ेंगे, इनकी लंबाई निकालना भी सीखेंगे, सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है, डोंट वरी। फिलहाल आप देखेंगे किसी कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गई? 4। आगे देखिए अगला सी पॉइंट। सी पॉइंट ये है कि आप, एक बड़ा व्रत तो ये रहा, एक छोटा व्रत ये रहा, ठीक है। सर ये जब फिलहाल अभी मैंने बताया था तब कंडीशन ये थी, एक इधर था व्रत, एक व्रत इधर था,
तो जो व्रत की जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा थी, एक तो ऐसे थी, एक ऐसी थी, दो, एक ऐसे और एक ऐसे, चार थी। लेकिन व्रत अगर दूर ना रह करके थोड़ा पास आ जाए, थोड़ा पास का मतलब इसको टच करे, इसको क्या करे, टच। तो अगर टच करेगा, ध्यान से समझना, तो टच करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे, ऐसे टच करेगा भाई। देखो देखो, सही है मामला, ये टच कर रहा है। तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी? तो आप कहेंगे सर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा तो ये दोनों की स्पर्श रेखा है। बिल्कुल है सर, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये वाली दोनों की है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल दोनों की है, दो हो गई। एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये वाली हो जाए। देखो देखे, तो जो दो व्रत अगर आपस में टच कर रहे हैं, तो व्रत आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, व्रत आपस में स्पर्श कर रहे हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, 3 होगी। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, और नहीं होगी। आप देख लो, उभयनिष्ठ नहीं होगी। कितनी कंडीशन हो गई, 3। आगे सी के बाद फिर आएगा डी। डी में क्या है सर, देखो पहले व्रत इधर की साइड जो था वो थे दूर, देखो, फिर पास आकर के क्या हो गए, देखो ये हो गए सर टच। अब और अगर पास आएंगे तो आप समझ गए होंगे, और अगर पास आएंगे थोड़े और घुसेगा इसमें तो क्या आएगा, ये व्रत है एक, ठीक है। दूसरा व्रत, दूसरा व्रत थोड़ा सा इसको आपस में क्या करेगा, ऐसे, देखो देखिए। तो बस यहाँ तो स्पर्श कर रहे थे, वहां दूर दूर थे, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद। ये सारी चीज मैंने नोट्सों में लिखा रखी है भाई, किताब में ही जो आपको दे रखी है, तो चिंता मत करो। और लिखो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिच्छेद करें तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी बताओ भाई। देखो भाई, एक स्पर्श रेखा तो ये रही उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये रही, बस दो ही होगी, अब नहीं होगी ये। तो ओनली कितनी स्पर्श रेखा होगी बताओ, उभयनिष्ठ 2, ओनली 2। वापस से समझिए, जब दूर दूर थे तब तो थी 4, थोड़ा टच किया तब थी 3, अंदर और क्रॉस किया तब हो गई 2। और अब ई पॉइंट लिखेंगे। ई पॉइंट में क्या है, ई पॉइंट में ये है कि देखो, दूर थे, फिर टच किया, फिर क्रॉस किया, और अब पूरा ही अंदर घुस जाएगा, मतलब थोड़ा समझना। एक व्रत ये, आ रही है बात समझ में। दूसरा व्रत ये पूरा ही अंदर घुस गया, ये देखो, ये देखो, ठीक है भाई, अंदर से पूरा टच कर रहा है, देखो भाई, दिख रहा होगा आपको शायद। ठीक है, अब कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बताओ, ओनली ये, ओनली 1। अंदर से स्पर्श करे, दोनों व्रत अंदर से स्पर्श करे, देखो अंदर से स्पर्श करे, कर रहे नहीं कर रहे। और जब अंदर से स्पर्श करेंगे तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी उभयनिष्ठ, एक। देख लो आपके सामने, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी अगर अंदर से स्पर्श कर रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट, ई के बाद एफ। और एफ में क्या है, अगर कोई व्रत है, ये व्रत हो गया एक व्रत, दूसरा व्रत ये, देखो पहले तो था बाहर, फिर उसके बाद कराया था मैंने टच, फिर उसके बाद कराया था प्रतिच्छेद,
फिर उसके बाद कराया था अंदर से स्पर्श, और अब मैं पूरा ही अंदर ऐसे ऐसे है करे। दो वृत्त अंदर हो या फिर इन दोनों के केंद्र एक जैसे मान लो। ओहो, अरे भाई क्या है, चलो कोई बात नहीं। दोनों को केंद्र अगर एक जैसे हैं, यहाँ पर ये लो, दो वृत्त हैं जिनके केंद्र एक एक ही हो, मतलब एक जैसे नहीं, एक ही केंद्र हो, दो वृत्त, उन्हें संकेंद्री कहते हैं। संकेंद्रीय क्या कहेंगे? संकेंद्रीय। दो वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो उन्हें क्या कहेंगे? संकेंद्रीय कहेंगे। इसमें कितनी स्पष्ट रेखा होगी बताओ? उभयनिष्ठ। आप कहेंगे सर ये, अरे भाई ये तो इसकी उसकी थोड़ी है, उभयनिष्ठ तो दोनों का होता है। सर ये, अरे भाई इस वाले बड़े वाले की तो जीवा हो गई है, अंदर वाले की हुई है स्पष्ट रेखा, तो नहीं ये भी नहीं है। सर ऐसे देखो, ऐसे करके ऐसे देखो, अरे ये स्पष्ट रेखा खींचो, मजाक मत करो। तो संकेंद्रीय अगर है तो उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा की संख्या क्या होगी? 0। इस प्रकार ये आपकी उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखाएं होती हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा भाई? बोलिए भाई, आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो एक बार मैं समझ में आ गया होगा सबके ये उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखाएं। तो 6 कंडीशन मैंने बताई है। अगर अकेला व्रत है तो कितनी उभयनिष्ठ? उभयनिष्ठ नहीं होगी। कितनी स्पष्ट रेखाएं? बहुत सारी, अनंत, अनंत हो जाएगी। सर एक व्रत ये है, बाहर से कितनी स्पर्श रेखा इस बिंदु से? सर 2, एक ऐसे बाटी चिमटे की डंडी। 2 कंडीशन। कितनी स्पर्श रेखाएं होगी? 2। तीसरा, सर एक व्रत ये है, दूसरा व्रत ये है, कितनी स्पर्श रेखाएं? 1 2 3 4। सर 4 हो जाएंगी। अगर सर एक व्रत ये है, दूसरा व्रत बाहर से टच करे तो कितनी उभयनिष्ठ रेखा? 1 2 और सर ये 3 हो जाएंगी। ठीक है, फिर आगे क्या बताया था मैंने? एक व्रत ये है, दूसरा व्रत ऐसे प्रतिच्छेद करे तो कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी? सर ये ऐसे 2 हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी? 2। अगर एक व्रत ऐसा है, दूसरा व्रत अंदर ही अंदर से टच में करे तो बेटा ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और अगर एक व्रत ये है और दूसरा व्रत का केंद्र भी अंदर संकेंद्रीय हो तो इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी होगी? 0। ये बताया मैंने अभी। क्लियर है? अब आगे हम बहुत ही शानदार चीजें पढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल बेसिक कहते हैं, क्योंकि किसी बच्चे को पता ही नहीं है ये चीज ऐसी होती है, तो वो बताना जरूरी है। अगली क्लास में इनके क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे हम, समझ में आ गई होगी। लेकिन हाँ, एक चीज समझना, जिन बच्चों ने मेरे से क्षेत्रफल पढ़ लिया है, एरिया मैं पढ़ा चुका हूं, तो उस एरिया में आप सभी से अनुरोध है कि आप सबसे पहले समकोण समकोण त्रिभुज को पढ़ लें। कौन सा त्रिभुज पढ़ लें? ओनली समकोण त्रिभुज। मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी उसमें, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 9 40 41 11 60 61 13 14 85 6 8 10 8 15 17 20 21 29, ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें बता रखी। तो वो अगर रटेंगे तो आगे काम आएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर आगे चलेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, गुड नाइट।